नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। इंडिया गेट पर नक्सली कमांडर हिडमा का पोस्टर किसने लहराया? संभल दंगे के 1 साल होने पर यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर क्यों है? बरेली में दंगा करने वाले तौकीर गैंग के नए सिरे से कैसे डेंटिंग और पेंटिंग हो रही है? दमदार 10 में इन्हीं सभी बड़ी खबरों पर होगी बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। पेशावर में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। ये धमाका पेशावर की फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर के पास हुआ। धमाका करने वाले आतंकी अभी भी मौके पर मौजूद हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त गोलीबारी भी चल रही है। खबर है कि मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान जो कि हमेशा से आतंकवाद को प्रश्रय देता आया है, उसे बढ़ावा देता आया है, अपनी जमीन से भारत समेत दूसरे देशों के खिलाफ जो आतंकवाद फैलाता आया है, वही पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद की इस मकर जाल में फंस गया है। आए दिन पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी उसी पर अटैक कर रहे हैं और ताज़ा मामला तो पेशावर का है। ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं, ये इस एनकाउंटर की आवाजें हैं। आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। पेशावर में एक के बाद एक 2 बड़े विस्फोट हुए। ये आतंकी हमला था। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर के पास ये धमाका हुआ। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस पर जुड़ गए हैं। अब जो खुद दूसरों के लिए कब्र खोदता है मनीष, वो खुद भी उसी कब्र में जाकर गिरता है। पाकिस्तान के लिए कहना उचित होगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी आप दें। कैसे ये हमला हुआ, कौन कौन इस हमले में शामिल था? देखिए, जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये नॉर्थ वेस्टर्न सिटी है पेशावर की। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे हैं, वही फ्रंटियर कोर है पाकिस्तान का। यहाँ इसका हेडक्वार्टर था और इस पर एक अटैक हुआ। ये फिदाइन अटैक समझा जा रहा है। 2 सुसाइड बॉम्बर्स स्पॉट किए गए और फिर उसके बाद तेज धमाका हुआ। धमाके के बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई और दरअसल इस समय की सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही अनगाइडेड स्टेट टाइप बन गया है, जहां पर जो पाकिस्तान के ही लोग हैं ना तो पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं, उसके अलावा जो वहां पे अलग अलग ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम तरीके से पूरी तरह से पाकिस्तान दहला हुआ है। दरअसल इसी वजह से अब से कुछ देर पहले ये जो पाकिस्तान का फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर है वहां पर तेज धमाका हुआ। सुसाइड बॉम्बिंग इसे इनिशियली कही जा रही है। 2 सुसाइड बॉम्बर स्पॉट किए गए थे। उसके अलावा करीबन 5 से 10 का ग्रुप था जो कि लगातार फायर कर रहा है और इसीलिए आपको जो तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है ये फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर के पास का एरिया है। और उसके अलावा जो ये पेशावर का पूरा एरिया है, यहाँ पर इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि वो जल्द से जल्द इनको न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन अभी की स्थिति में ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये जो पूरा जो फोर्स हेडक्वार्टर है, ये पैरामिलिट्री फोर्स का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर इस समय की स्थिति क्या है और कितनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको मार गिराया है इस पूरे अटैक में। जी, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी। अभी यहाँ बम ब्लास्ट हुए सामने हेडक्वार्टर में, स्टेशन के सामने। अब बात दिल्ली के एक ऐसे प्रोटेस्ट की जिसमें टॉप नक्सली कमांडर के पोस्टर लहरा दिए गए। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ। इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मारे गए टॉप नक्सल कमांडर हिडमा के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम मोदी के विरोध में नारे भी लगे। प्रदर्शन के दौरान कुछ युवा लड़के और लड़कियां जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। हिडमा के पोस्टर और नारे लगाने वाले लोग कौन हैं, इसकी जांच शुरू हो गई है। अर्बन नक्सल के साथ कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। इंडिया गेट पर पोल्यूशन के खिलाफ कुछ समय पहले भी प्रदर्शन हुआ था, तब भी दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को मंजूरी नहीं दी थी। कल एक बार फिर काफी संख्या में युवा इंडिया गेट पर प्रदर्शन के लिए जमा हुए और इस दौरान हिडमा के पोस्टर लहराए गए, नारेबाजी की गई। साइड में जाइए, आप रोड के ऊपर मेन कैरिज वे है, मेन रोड है, यहाँ पे बैठने से लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा उत्पन्न हो रही है। पीछे काफी हम
एम्बुलेंस और लोग फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलिए, साइड में आ जाइए, साइड में बैठिए। आखिर खूंखार नक्सल कमांडर हिडमा के ये हमदर्द कौन है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है। इस दौरान पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की कोशिश की तो पुलिस पर मिर्च का भी स्प्रे किया गया। इसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। मिर्च स्प्रे के सिलसिले में 15 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। राजधानी दिल्ली में रविवार देर शाम पर कुछ लोग इंडिया गेट में प्रदर्शन के लिए पहुंचे। प्रदर्शन का मुद्दा था दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण और खराब होती हुई हवा। लेकिन ये प्रदर्शन इतना बड़ा कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इंडिया गेट से हटने के लिए कहा और जंतर मंतर जाने के लिए कहा, क्योंकि दिल्ली में प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह जंतर मंतर है। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों और दिल्ली पुलिस के जवानों पर चिली स्प्रे किया। उसके बाद 15 लोगों को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मी और दिल्ली पुलिस के जवानों पर इस तरीके से चिली स्प्रे किया हो। पुलिस का ये भी कहना है कि प्रदर्शन जो है वो जहरीली हवा के खिलाफ हो रहा था। लेकिन इस प्रदर्शन में माओवादी नेता की तस्वीरें देखी गई जिसका नाम था हिडंबा और जिसका एनकाउंटर पिछले हफ्ते ही आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब फिलहाल कुछ प्रदर्शनकारियों को कल से हिरासत में लिया है। 15 ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो फिलहाल दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में हैं और जिनके खिलाफ अब एक FIR दर्ज कर ली गई है और नक्सली एंगल से भी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। इंडिया गेट पर हिडमा के ये हमदर्द कौन है, इसका पता तो पुलिस जल्द लगा ही लेगी। लेकिन जिस हिडमा के समर्थन में ये प्रदर्शन हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। माधवी हिडमा देश का मोस्ट वांटेड नक्सल कमांडर था। इस पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर में हिडमा मारा गया। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों के खिलाफ जितने भी बड़े नक्सल अटैक हुए हैं उन सभी में हिडमा मास्टरमाइंड था। उसने सुरक्षा बलों के खिलाफ कम से कम 26 हमलों को अंजाम दिया था। इनमें 2010 का दंतेवाड़ा हमला भी शामिल है जिसमें CRPF के 76 जवान शहीद हुए थे। हिडमा ने ही झीरम घाटी में अटैक को अंजाम दिया था। इस हमले में छत्तीसगढ़ के टॉप कांग्रेस लीडर समेत 27 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस खबर पर जुड़ गए हैं। अतुल, ये तस्वीरें बता रही हैं कि पोल्यूशन के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में कुछ नक्सलवादी समर्थक भी शामिल हैं। अब इन्हें ट्रेस करने की पुलिस कैसे कोशिश कर रही है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? क्योंकि ज्यादातर युवा दिखाई दे रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने एक पोस्टर निकाले पोल्यूशन के नाम पर। ये लोग आए थे कि दिल्ली NCR के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सी हेक्सागन जो कि इंडिया गेट पर है वहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने इनको हटाने की कोशिश करी, इनको बोला कि आप साइड हो जाइए, फिर इनको बोला कि आप जंतर मंतर चले जाइए। जी अतुल, आप रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन का नंबर 1 कमांडर हिडमा मारा जा चुका है। लेकिन हिडमा के लिए पोस्टर लहराने वाले अभी मौजूद हैं। ये सोच क्या कहती है, ये थोड़ा सा परेशान करता है। आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के हिसाब किताब की। बरेली में पिछले 3 दिन से बुलडोजर एक्शन जारी है। बरेली बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। डॉक्टर नफीस के अवैध कब्जों पर बाबा का बुलडोजर आज चल सकता है। डॉक्टर नफीस दंगा भड़काने के आरोप में बंद है। उसका आका मौलाना तौकीर रजा भी सलाखों के पीछे है। शनिवार से बरेली में बुलडोजर एक्शन जारी है। कल तौकीर रजा के करीबी और दबंग मोहम्मद आरिफ के अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। आरिफ की करोड़ों की अवैध संपत्ति को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। आरिफ को मौलाना तौकीर रजा का राइट हैंड माना जाता है। पीलीभीत रोड और जगतपुर मार्ग में उसके कई अवैध निर्माण हैं जिन पर बुलडोजर चला तो दंगाइयों का दिल भी दहल उठा। तौकीर रजा जेल में है और इधर बाबा की पुलिस और बाबा का प्रशासन उनके साम्राज्य पर कहर बनकर टूट रहा है। डॉक्टर नफीस है कौन, वो आपको बता देते हैं और उसका हिंसा में रोल क्या है।
डॉक्टर नफीस फिलहाल फतेहपुर की जेल में बंद है। वो तौकीर रजा का राइट हैंड है। उसका बेटा फरहान भी जेल में ही बंद है। डॉक्टर नफीस मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि IMC का प्रवक्ता है। इस पर 26 सितंबर को बरेली में दंगाइयों को इकट्ठा करने का आरोप है। यह IMC के लिए फंड का जुगाड़ करता था और मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर चलने के लिए उकसाता था। पिछले महीने इसे और इसके बेटे फरहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बरेली में शनिवार से ही बुलडोजर एक्शन जारी है। कल पीलीभीत रोड पर तौकीर रजा के करीबी आरिफ का शोरूम गिराया गया। यह इतनी मजबूत इमारत थी कि इसे तोड़ने में 2 दिन लग गए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। करीब 5 करोड़ की कीमत वाली यह इमारत काफी मजबूत थी। शनिवार को BDA के 3 बुलडोजर इसे गिराने में जुटे, लेकिन हाथ फूटे। शनिवार शाम कार्रवाई को रोकना पड़ा और फिर रविवार को 7 बुलडोजर फिर लगाए गए। 8 घंटे की मशक्कत हुई, तब कहीं जाकर मौलाना के करीबी आरिफ का ये शोरूम गिराया गया। बताया जा रहा है कि नक्शा पास कराए बगैर इसका निर्माण किया गया था। जमीन कब्जा कर यह इमारत खड़ी की गई थी। अभय पराशर हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। 3 कैमरों से तस्वीरें अभय हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। क्या ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है या अभी भी कुछ काम बाकी है? और मौलाना तौकीर रजा का ये जो करीबी है नफीस, इसके बारे में और क्या डिटेल आपके पास? देखिए मीनाक्षी, जहां तक जिन तस्वीरों की आप बात कर रही हैं, मोहम्मद आरिफ जो कि बेहद करीबी बताया जाता है और एक बिल्डर है, और जितनी साजिश हुई, चाहे 26 सितंबर की हम बात करें जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद हुआ, और उसके बाद जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई जिसमें पुलिस पे पथराव और फायरिंग हुई, उसके बाद नाम सामने आया मोहम्मद आरिफ का कि उसकी कुछ अवैध प्रॉपर्टीज़ हैं और ये बेहद करीबी है। फंड इकट्ठा करने में भी ये करीबी है। लोगों को भड़काने के अंदर इसका क्या रोल है, इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन जब इसकी ज़मीन खंगाली गई तो पता चला कि पीलीभीत और साथ ही जो बरेली का मेन हाईवे है वहाँ पर इसकी कई सारी अवैध प्रॉपर्टीज़ हैं। उसको बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि BDA ने सील कर दिया था। कोर्ट की पूरी कार्रवाई के बाद इस पर एक्शन लिया गया। इतनी मजबूत इसने इस तरीके की बिल्डिंग बनाई थी बिना नक्शा पास कराए कि उसके अंदर 2 दिन लग गए। पहले तकरीबन 17 दुकानों पर बुलडोजर चला और उसके बाद कल ये कार्रवाई मीनाक्षी पूरी हो गई है। इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। पूरी जो इसकी अवैध बिल्डिंग थी, लगभग 3 मंजिल की ये बिल्डिंग थी, उसको बुलडोजर ने गिरा दिया है। अब जहां तक बात है नफीस की, नफीस जो है हालांकि खुद इस वक्त जेल में बंद है, तौकीर रजा का बेहद करीबी है। BDA की कार्रवाई अलग चल रही है, एक कार्रवाई चल रही है नगर निगम की। असल में 30 से 35 ऐसी दुकानें हैं जो कि बताया जाता है कि वक्फ की ज़मीन है, लेकिन उनका किराया जो है वो डॉक्टर नफीस वसूलता है। अवैध तरीके से इन दुकानों को वहाँ पर बनाया गया है। और जो कोतवाली का इलाका है यानी कि जहाँ पर हिंसा हुई थी 26 सितंबर को, उसके पास का ही ये पूरा का पूरा इलाका है। नगर निगम ने इन दुकानों को सील पहले से किया हुआ है और आज अगर सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है तो बुलडोजर चलने की संभावना आज डॉक्टर नफीस की इन अवैध दुकानों पर भी है। जी, बहुत शुक्रिया भैया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देश की 53वीं CJI बने जस्टिस सूर्यकांत। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जस्टिस सूर्यकांत ने CJI पद की शपथ ली है। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 15 महीने का रहेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए शपथ राष्ट्रपति दिलवाती हैं और वही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई दे रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने CJI पद की शपथ। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से। 1 साल पहले आज ही के दिन संभल में भारी हिंसा हुई थी। बड़ी खबर संभल हिंसा से ही जुड़ी हुई आपको दे दें। हिंसा की पहली बरसी पर संभल में हाई अलर्ट है। शाही जामा मस्जिद के बाहर भारी सुरक्षा फोर्स की तैनाती है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया। संभल के DM ने आशंका जताई है कि हिंसा का 1 साल पूरा होने पर अशांति फैलाने की कोशिश हो सकती है, लिहाजा पूरे संभल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
खासतौर पर जामा मस्जिद पर खास सुरक्षा लगाई गई है। चाहे जामा मस्जिद हो या संभल की सड़कें, हर जगह भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। पिछले साल जैसा बवाल हुआ था उससे प्रशासन ने सबक लिया। हिंसा की बरसी पर कोई हरकत ना हो, इसकी पूरी तैयारी की गई। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क पर इस दौरान गंभीर आरोप लगे थे। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हमें ध्यान है कि साल भर पहले किस तरीके की तस्वीरें संभल से सामने आई थी और उसके बाद से हर जुमा एक चुनौती थी पुलिस के लिए। आज जब बरसी है, वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है आप तक? देखिए मीनाक्षी, संभल हिंसा हुई थी 24 नवंबर को पिछले साल और उसके बाद अब उसी हिंसा की बरसी है। तो ऐसे में पूरे संभल को जो है 16 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है पुलिस के लिहाज से। हर सेक्टर में जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है, पीएसी को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके जवानों को तैनाती की गई है। इसके अलावा सेंसिटिव जो सेक्टर है, सेंसिटिव जो जोन है, उनको आइडेंटिफाई करके वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स को तैनात किया गया। खासतौर पर जो जामा मस्जिद का इलाका है वहां पर कड़ी सुरक्षा जो है लगाई गई है। इसके अलावा वहां पर महज 100 दिनों के अंदर जो है सत्यव्रत चौकी बनाई गई है, जिसमें पूरे संभल के जो है सीसीटीवी का कंट्रोल रूम वहां पे बनाया गया। तकरीबन 760 यानी 750 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा संभल हिंसा के बाद यूपी सरकार ने यह फैसला लिया था कि संभल में एटीएस सेंटर बनेगा। दरअसल आपको बता दें, दीपा सराय वो इलाका है संभल का जहां पर कई जो है संदिग्ध और कई बड़े खूंखार अपराधियों का गढ़ माना जाता है। आईएएस का भी जो है वो एक लिंक रहा है। तो ऐसे में एटीएस का पूरा सेंटर बनाया गया है वहां पर, ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। फिलहाल एहतियात बरतते हुए तमाम कम्युनिटीज के लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे। खासतौर पर सोशल मीडिया पर जो है वो संभल पुलिस स्पेशली नजर रख रही है। उसके लिए बाकायदा एक यूनिट बनाई गई है और 16 अलग अलग सेक्टर में जो है पुलिस को डिवाइड किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति, असामाजिक व्यक्ति जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। आपका इस पूरी जानकारी के लिए कुमार। अब बात अयोध्या की। अयोध्या में ध्वजारोहण की, राम की नगरी अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारी है। 25 नवंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। सनातन का परचम मंदिर के शिखर पर लहराएगा। केसरिया रंग का ध्वज फहराया जाएगा। इसके लिए 5 दिनों का भव्य अनुष्ठान अयोध्या में चल रहा है। राम मंदिर के ट्रस्टी और यजमान अनिल मिश्र की अगुवाई में आज यज्ञशाला में धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे। इस खास मौके के लिए अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राम मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर की तरफ आने वाले सभी रास्ते फूलों से पटे पड़े हैं। राम भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, जयकारे लग रही हैं, सनातनी शंखनाद हो रहा है। पूरे आयोजन को लेकर सुरक्षा के भी बड़े कड़े इंतजाम हैं। राम मंदिर में उत्सव को लेकर तैयारियां बड़ी भव्य हैं। भक्तों की भीड़ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रही है। जय श्री राम के उद्घोष से पूरा इलाका गूंज रहा है। अयोध्या में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। ये राम मंदिर जाने वाला रास्ता है और जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार है। इसको सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। इसी तरह से जितने भी द्वार है, जितने भी रास्ते हैं राम मंदिर जाने को, उन सब को फूलों से सजा दिया गया है। ज़बरदस्त सजावट है पूरे अयोध्या में और अंदर राम मंदिर में तो ज़बरदस्त सजावट की गई है, रोशनी लगाई गई है। बस इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी का। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं, साधु संत भी हैं। अब बस ध्वजारोहण की तैयारी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। भगवान रामलला की अयोध्यानाथ की सरकार की तरफ से ध्वजारोहण के शुभ अवसर पर सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को जय श्री राम। विषय यह है कि राम मंदिर के जो शिखर पर धर्म ध्वजा है वो केसरिया ध्वज है, केसरिया रंग का। केसरिया एक सूर्य का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। वही केसरिया ध्वज हमारे कुठारी बंधु कार सेवकों का एक सपना था कि हम भी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज करेंगे, मगर आज उनका सपना हमारे मोदी जी ने कर दिया है। आज मैं भावुक भी हो रहा हूँ। इसी अयोध्या में जब मैं राम मंदिर का दर्शन करने जाता था, भगवान टेंट में थे। हम लोग मठ मंदिरों में रहते थे, लोग अपने घरों में रहते थे, भगवान टेंट में रहते थे। और आज हमारे साधु संतों का, कार सेवकों का इतना बड़ा बलिदान है कि आज राम मंदिर के शिखर पर जो
जो धर्म ध्वज है उसकी हो रहा है ये रामराज का बहुत बड़ा है कदम। अगर हमारे योगी मोदी नहीं होते तो राम मंदिर के तरफ से फैसला नहीं आता। जैसे ध्वज जो लहराया जाएगा उसका क्या संकेत देता है? वो संकेत देता है एक संस्कृति और सनातन धर्म का बहुत बड़ा यह कदम है। केसरिया ध्वज का हमारे अखाड़ों में, हमारे दिगंबर अखाड़ा है, जितने भी अखाड़ा उसमें भी केसरिया ध्वज ही होते हैं। केसरिया ध्वज एक समझ लीजिए हनुमान जी का चित्र है, ओम जी का चित्र है जी। तो कुछ जो ध्वजारोहण है उसका कुछ वर्णन शास्त्रों में, पुराणों में मिलता है? हाँ, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि केसरिया ध्वज जो है कोविद मतलब भगवान राम जैसे अवतार हुए थे, ऐसे केसरिया ध्वज राम का ही प्रतीक है, राम का ही रूप है जी। केसरिया ध्वज में और राम में कोई फर्क नहीं है जी। बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? महेश पूर्णपत्र से, महाराष्ट्र, संभाजीनगर। अच्छा, तो आज आप आए हैं, कल आपको मालूम है कि ध्वजारोहण होने वाला है मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं? हाँ, ये तो बहुत बड़ी आनंद की बात है, हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है और हम सब बहुत ही पुलकित हो गए हैं उनके आने से। आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से आप आए हैं, मंदिर में दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गए।